ये फिल्म के लिए मेरे मॉम डैड हाँ बोलने वाले थे। तारी जमीन पर थी। जी, मेरी मॉम हाँ कह रही थी, मेरे डैड ने बोला था यार ये रोल निभाना एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल था उस वक्त। रोने वाले सीन्स जो कि सच में बहुत ज्यादा सीन्स थे रोने के। तो फाइटिंग सीन्स था आपके बुलीज के साथ। सबसे बड़ी बात कि आप एक डिस्लेक्सिक पर्सन का कैरेक्टर निभा रहे हो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लुकिंग बैक एट इट नाउ, डू यू थिंक कि हाँ कितना आप उसमें एक्टिंग कर रहे थे वर्सेस कितना आप बस रिएक्ट कर रहे थे जो वर्ल्ड आमिर खान ने क्रिएट किया था? जैसे मैं पनिश हुआ था ना बाहर, तो उन्होंने मुझे पूछा था तू करेगा क्या, तो मैंने नया नया मून वॉक सीखा था। उन्होंने बोला ठीक है तो ये होगा तब तो मून वॉक करेगा। मेरी मम्मी ने कंप्लेन की थी मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो उन्होंने बोला हाँ चलो सारी किताबें अच्छी से लिखवाएंगे। तो मैंने जब लिखना शुरू किया, तीसरे लाइन बाद आमिर सर ने बोला इतना खराब नहीं लिखना। आपके लिए सबसे मेमोरेबल सीन क्या रहा था? जहाँ मैं वो फटाखा लेकर ऐसे पकड़ता हूँ ना, बहुत कमाल का सीन लगा था मुझे। अर्ली एज में जहाँ लोग आपको जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, हाउ डज इट इम्पैक्ट द चाइल्डहुड? मैं बाहर दोस्तों के साथ उतना घूम नहीं पा रहा था बिकॉज क्राउड आ जाता था। कोई भी अगर मैं क्राउडेड प्लेस पे जाता था तो आई हैव टू वेयर तभी रुमाल होता था या कैप होता था, गॉगल होता था, सो आई हैव टू डू दैट। बम बम बोले एंड ज़ोकुमोन ज़ोकुमोन कि अचानक आपने एक बहुत ही सुपर हिट फिल्म दी है और फिर दो फिल्म्स बैक टू बैक फ्लॉप करती है। क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस वक्त? अपसेट हो गया था। समझ में आता था कि हिट फ्लॉप क्या हो Of रहा है? course. चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं? जब एक चाइल्ड आर्टिस्ट का काम हो जाता है तब उनको चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। मैं जब 12 साल का था मुझे सर लोग बोलते थे। महारानी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर OTT शोज। जब आप एक ऐसे शो में आते हो जो 3 सीजन सक्सेसफुल रहा है, उस भीड़ में जाके अपनी एक अलग पहचान बनाना। ये सारे एक्टर मैं पैदा नहीं हुआ था इससे पहले से एक्टिंग कर रहे। ज़्यादा टाइम अगर कैमरे से दूर रहें तो कहीं लोग आपको भूल ना जाए, इस टाइप का कभी कोई प्रेशर ना? बहुत सारे ऐसे शॉर्ट प्रोजेक्ट्स हुए जो मुझे मैं शायद नहीं करता अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो, बट मैंने वो किया है उस डर से दूर जाने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। मैं हूं नितिन और आज हमारे साथ वो कलाकार हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया। इतना कमाल का काम किया कि उन्हें उस फिल्म के लिए एक फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है। फिर आप इन्हें बम बम बोले, हुक्कस बुक्कस, महारानी 4 जैसे कमाल के वेब शोज और फिल्म्स में देखते हो। एंड नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल फिल्म। हमारे साथ हैं आज एक्टर, डांसर, डायरेक्टर दर्शिल सफारी। दर्शिल, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू नितिन, थैंक यू। ये डायरेक्टर वाली बात किस वो मैं बताऊंगा बाद में। एस्पायरिंग डायरेक्टर में बोलने वाला, बट चलो ठीक है। कैसे हो आप अभी? ऑल गुड, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। दरअसल मैं थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई थिंक आप जहाँ भी जाते होंगे, आई एम वेरी श्योर कि तारे ज़मीन पर और ईशान अवस्थी बातें ज़रूर होती होंगी, यहाँ भी होंगी। बट फिल्म को आए हुए 20 साल हो गए हैं। कभी इस 20 साल में आपको ऐसा लगा कि यार ईशान अवस्थी का रोल इतना पॉपुलर हो गया, आप एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इतने पॉपुलर हो गए कि कहीं ना कहीं वो एक रोड ब्लॉक बन गया, जिसकी वजह से आपको लोग उस 9 साल के बच्चे की तरह ज़्यादा देख रहे हैं रैदर देन एन एडल्ट ग्रोइंग एक्टर? देखो, मैं अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाया हूँ मेरी लाइफ में कि हो क्या रहा है। अब कभी कभी कैसा हुआ है ना कि नहीं सोचना भी बहुत अच्छा होता है। तो Denial. मैंने डिनाइल जो आपको जैसे भी यू कैन, आप Right. कोई भी टर्म दे सकते हो उसको। राइट। तो मैंने तभी बस मैंने कभी भी आउटवर्ड इमेज के बारे में कभी सोचा नहीं कि लोग मुझे कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है। मैं अपनी मस्ती में बहुत बिजी था क्योंकि मैं छोटा था। तो लिटरली एक प्लेग्राउंड सा मेरे लिए बन चुका था कि मुझे करना क्या है। लाइक मैंने उस टाइम पर एक ख्वाहिश की थी कि मुझे एक सुपर हीरो फिल्म करनी है। अब मजाक नहीं कर रहा मैं आपके और साथ। आपने किया। अचानक से वॉल्ट डिज्नी से एक फोन आता है और फिर एक फिल्म बन रही है ज़ोकोमोन, जो इंडिया की पहली चाइल्ड सुपर हीरो फिल्म थी। राइट राइट। तो हम बहुत लाइक फ्लो में थे उस टाइम पर, और वो काम ऐसे वर्क हो गया कि लोग आज तक याद करते। कहीं कहीं लोग ऐसा होता है, कैरेक्टर आप कर लेते हो उसके बाद आप 100 फिल्म ही कर लो, वो पहली फिल्म के लिए आपको याद रखेंगे। ट्रू। तो मैं अपने आप को उस तरीके से एक जगह पर पिक्चराइज करता हूँ कि मेरा काम से तुम्हें ऐसा काम तुम करते रहो जिससे तुम्हें लोग याद रखें। तो होपफुली मैं उस तरफ छोटे छोटे स्टेप ले रहा हूँ जैसे हो सके वैसे, स्पेसिफिकली पैंडेमिक के बाद। राइट। नहीं, आई होप कि ऐसे और भी काम आप करो और भी ऐसे कैरेक्टर्स हो जिनको लोग याद रखें। बट वही, जैसे अभी हम शूट से पहले भी आए थे तो जो मेकअप वाले दादा हमारे, वो हमें बोले थे कि अच्छा वही आ रहे हैं, तो उनके दांत असली थे या नकली थे? तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि कुछ उल्टा हुआ हो कि लोगों ने बोला तुम ही थे वो? अरे बहुत मजा आई है, ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ। इसमें भी कैसा हुआ है कि पहले एक थोड़ी शर्म आती थी, मैं शाय बन के बैठ जाता था। कहीं कोई रेस्टोरेंट में जाना हो या क्रिकेट खेलने जाना हो या कुछ भी, मतलब मुझे बाहर घूमने की बहुत आदत है, मैं बहुत वॉक करता था।
अभी भी करता हूँ, लेकिन कभी मास्क पहन के करता हूँ कभी कभी। तो तभी बहुत बार ऐसे हुआ है जहाँ पर लोग रिकग्नाइज करते थे। इनफैक्ट पहले ऐसा होता था कि लोग एक कॉन्फिडेंस के साथ रिकग्नाइज करते थे। फिर जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने ब्रेसेस लगा लिए, दांत अंदर चले गए, तो लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया। तो पहले फिर ऐसे वो डाउट में करते थे, तो मैं भी वो डाउट को पकड़ता था। आपको क्या लगता है, उनके साथ भी एक खिलवाड़ करने की एक मजा आती थी मुझे। और मैंने कहीं कहीं बहुत ही बेशर्म होकर झूठ भी बोला है कि मैं नहीं हूँ। नहीं मैंने बहुत बार ऐसे किया कि आपके दांत असली थे। मैं बोला नहीं, वो नकली दांत थे, वो एक बनवाए थे हमने ऐसे। मैं जिस मजाक करने के लिए, फिर मैं बोल देता हूँ उनको कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बस क्योंकि इंटरेक्शन सब कुछ होता है। मैं ऐसे मानता हूँ कि इंटरेक्शन, और स्पेशली आप जिन लोगों को पहली बार मिल रहे हो, उसमें ही एक कमाल है, आपको उसमें Yes. बहुत सीखने मिलता है। बट जब अर्ली एज में एक फेम मिल जाता है आपको, जहाँ लोग आपको जानने लग जाते हैं, पहचानने लग जाते हैं, हाउ डज इट इम्पैक्ट द चाइल्डहुड? मैं एक बच्चे की बात करूँ, नॉट एज एन एक्टर। हाँ, नहीं, वेल, मुझे उतना पता है कि मेरा रिस्ट्रिक्शन आ गया था। मैं बाहर दोस्तों के साथ उतना घूम नहीं पा रहा था, बिकॉज क्राउड आ जाता था, या आप सिक्योरिटी, मतलब फिर वो उस उम्र में इतना छोटा सा बच्चा सिक्योरिटी लेके घूमेगा, इतना ऑड लगेगा। सो मैं आई आई यूज्ड टू लव, मतलब बहुत मुझे बाहर घूमना, जैसे मैं आपको पहले बताया, बहुत पसंद था। तो मैं ऐसे घर पे कोई ऐसे सामान लाना हो तो मैं बोलता था मम्मी मैं लेके आऊँगा, फिर एक चॉकलेट लेके आऊँगा अपने आप के लिए, दिस दैट। तो वो सारा बंद हो गया। कोई भी अगर मैं क्राउडेड प्लेस पे जाता था तो आई हैव टू वेयर तभी रुमाल होता था या कैप होता था, गॉगल होता था, सो आई टू डू दैट। मेजरली ये एक डिफरेंस रहा है आउटसाइड। इनसाइड अगर डिफरेंस आप देखोगे तो लोग आपको बहुत अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाते हैं, और इसमें आपको बहुत पता चलता है कि कौन आपका सच में आपका साथी है और कौन नहीं है। और इसमें ये बात बहुत डेंजरस है सर, बिकॉज इसमें फैमिली भी आ जाती है। आपको फैमिली में भी पता चलने लग जाता है कि कौन आपका है कौन नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही कम उम्र में बहुत आई ओपनिंग, बहुत क्या कहूँ, सरप्राइजिंग था। बट यू हैव टू लिव विद इट। आपको इसके साथ जीना पड़ता है, आप इसके साथ आगे बढ़ो और सीखो और समझो और सही चीज़ करो सही टाइम पर। बट आपने जब ये फिल्म की थी तभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि फिल्म का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, फिल्म अभी किस तक बारे में है। नहीं, बट कुछ जैसे अगर मैं पूछूं कि अभी लुकिंग बैक एट इट नाउ, व्हाट डू यू थिंक मेड दिस फिल्म सो स्पेशल कि अभी भी पॉप कल्चर में भी ये इतना इम्पैक्ट होल्ड करता है? मैं आपको बताऊंगा नहीं सर, मैं 90% जो भी लोग जो मुझे मिले हैं फिल्म के लिए, उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल की ही बात की है कि मैं एक बोर्डिंग स्कूल का लड़का था, या मुझे भेजने वाले थे। मैं खुद मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजने वाले थे, मैं तो बहुत एक्साइटेड था जाने अच्छा। के। लेकिन मेरा कैंसिल हो गया फिर ये फिल्म के बाद कि यार फिल्म के ये बाद फनी हो जाएगा, तो ये इम्पैक्ट था। सो दैट वाज द इम्पैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन एक चीज होती है, इंसिडेंट के हिसाब से जो आप रिलेट करते हो, और एक इमोशन होता है। तो इस फिल्म में दोनों कहीं ना कहीं लोगों को रिलेट हुआ है। एक माँ का प्यार अपने बेटे के लिए, या एक भाई का प्यार अपने छोटे भाई के लिए, या एक पापा का एक जो स्ट्रिक्टनेस होता है लेकिन एक सॉफ्टनेस भी होती है अंदर, एक टीचर का गाइडेंस। तो ये सारी चीजें तो आप रिलेट करोगे यार, आप भी स्कूल गए हो, मैं भी स्कूल गया, तो स्कूल की कहानी है पूरी। बट जितना मैंने पढ़ा कि आप जब इस रोल के लिए सेलेक्ट हुए थे, आप शामक डाबर की डांसिंग में एकेडमी में काम करे थे, आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो फिर ये रोल निभाना एक बच्चे के लिए कितना मुश्किल था उस वक्त, स्पेशली गिवन कि जो डायनामिक्स थे इस कैरेक्टर के, रोने वाले सीन्स जो कि सच में बहुत ज़्यादा सीन्स थे रोने के, तो फिर आपका फाइटिंग सीन्स था आपके बुलीज के साथ, देन सबसे बड़ी बात कि आप एक डिसलेक्सिक पर्सन का कैरेक्टर निभा रहे हो और इस छोटी सी उम्र में, कितना मुश्किल था, चैलेंजिंग था ये? देखो मुझे खुद को नहीं पता, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, आपके आसपास के लोग। मेरे आसपास आमिर सर थे, अमोल गुप्ते जी थे, और जो भी उनका क्रू और टीम था इतना डेडिकेटेड था। डीओपी सर, सेतु सर थे, ये सभी साउंड दादा, नकुल जी, एवरीबडी, देवर इतने डेडिकेटेड थे कि उनको पता, कहीं ना कहीं ऐसा लगा था एक टीम बनकर कुछ बना रही है। और अगर किसी बच्चे से आप बात करोगे ना, वो कंफर्ट चाहता है, वो जितना कंफर्टेबल होएगा उतना वो खिलेगा, खेल कूद करेगा, उतना खुश होगा। कोई भी आप किसी के बच्चे को देखें, तो मेरे लिए वो एटमॉस्फेयर उन्होंने बना के रखा था कि मैं किसी के पास भी जाकर बात कर सकता हूँ।
मैं आमिर सर के गोदी पर बैठ जाता था, मैं उनके पास एक वो लेंस का वो कुछ रहता था, मैं उनसे खेलता था। मैं वॉकी टॉकी लेकर छुप जाता था, तो छुपा छुपी खेलता था, मैं बोला ढूंढो मुझे वॉकी टॉकी पर, ये सब मैं करता था। सो एटमॉस्फेयर बहुत मैटर करता था। तो लुकिंग बैक एट इट नाउ, डू यू थिंक कि हाँ कितना आप उसमें एक्टिंग कर रहे थे वर्सेस कितना आप बस रिएक्ट कर रहे थे जो वर्ल्ड आमिर खान ने क्रिएट किया था, जो सिनेरियोस क्रिएट कर रहे थे? लेकिन बहुत ज्यादा मेरी खुद की पर्सनल लाइफ उस फिल्म में डाली गई थी। जैसे मैं पनिश हुआ था ना बाहर, हाँ तो उन्होंने मुझे पूछा था तू करेगा क्या हाँ। अगर तू पनिश होता तो। हाँ। तो मैं बोला कुछ नहीं। तो बोला नहीं नहीं सच में बता, अगर कोई देख नहीं रहा तो बोला मैं डांस करूंगा। तो उन्होंने डांस डाल दिया। फिर बोला तू ओह डांस में क्या करेगा, तो मैंने नया नया मून वॉक सीखा था। अच्छा। तो उन्होंने बोला ठीक है तो ये होगा तब तो मून वॉक करेगा। हाँ। मैं बहुत खुश था, मैं बहुत ज्यादा खुश था इसके लिए। तो ठीक है तू यहाँ पे बोर्ड है, तू यहाँ पे क्या करेगा, तू ड्राइंग कर रहा है तो क्या, चल एक काम कर तू लिख। तो मेरी मम्मी ने कंप्लेन की थी मेरी हैंडराइटिंग बहुत गलत, बहुत खराब है। हाँ। तो उन्होंने बोला हाँ चलो सारी किताबें दर्शील से लिखवाएंगे। तो मैंने जब लिखना शुरू किया, तीसरे लाइन बाद आमिर सर ने बोला इतना खराब नहीं लिखना, थोड़ा से क्लियर कर, कैमरा में दिखना चाहिए हमें, ठीक है। तो उस तरीके से बहुत सारा मेरी लाइफ में से निकला गया है, बहुत ज़्यादा मोमेंट्स, बहुत ज़्यादा। ये वो एक गाना था भेजा कम, जिसमें हाँ। सब डांट रहे और मैं हम्म। बड़ा अपसेट हूँ। तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे क्या कहते हैं आइडियाज सोच रहा था मैं उस टाइम पर। मैं बताया आपको जब एटमॉस्फेयर मिल जाएगा ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। इट्स नॉट फॉर किड्स ऑल्सो। मैं तो ये मानता हूँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये हम बड़ों के लिए भी है। जब एक एटमॉस्फेयर अच्छा मिल जाता है ना, रूम में कंफर्ट फील होता है ना, तो आप भी खिलने लगता, आप भी खुश होने लग जाते। आपके लिए सबसे मेमोरेबल सीन क्या रहा था, मतलब शूट करना या फिर बहुत ज़्यादा सीन्स थे सर, मैं सच बता रहा हूँ। मेरी पूरी फिल्म मेमोरेबल 2006 में वो शूट तो की है। थी। मैं आपको मेरे होटल के रूम नंबर से लेके आपको मैं कौन सी होटल थी, मेरे होटल के रिसेप्शनिस्ट दादा कौन थे, मैं क्या गेम्स खेलता था वहाँ पर, मैं आपको सभी चीज़ बता सकता हूँ। मेरी इतनी मेमोरेबल शूट रही है वहाँ पर, वाह। लिटरली। एंड आप एक सीन अगर बोलते हो तो मैं एक सीन उस टाइम पर जब मैं याद करूंगा, क्योंकि तभी मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि ठीक है कौन सा सीन ये था, लेकिन डेफिनेटली जहाँ मैं वो फटाका अच्छा। लेकर ऐसे पकड़ता हूँ ना, हाँ, मैं डरता नहीं हूँ। बहुत कमाल का सीन लगा था मुझे। बहुत अल्फा अल्फा एनर्जी आई थी अल्फा मुझे किड। मेरे अंदर। यस आई वाज अल्फा किड। और तभी पहली बार लाइफ में मैंने एक एक्शन डायरेक्टर से बात की थी, अच्छा। एंड एजाज जी नाम था उनका। एंड वो आए थे, एंड वो आमिर सर और मैं हम बैठे थे, और उन्होंने मुझे, आमिर सर ने बहुत अच्छे से बताया था, वो कुर्ता पहना था उन्होंने बताया कि दर्शील देख, एक्शन सीन में ना एक चीज़ याद रखना, तेरा पहला एक्शन सीन है, कभी भी इंजरी प्रूफ नहीं होता। हम सेफ्टी वेफ्टी सब लगाते हैं, लेकिन इंजरी होना ही है। तू तेरे माइंड से ये डर हटा दे कि तुझे कुछ लगना नहीं चाहिए। तो ऐसे ना छोटे छोटे से ट्रेनिंग मिल गई थी मुझे उस टाइम पर। तो मैं बोला ठीक है क्या है, और फिर तो मैं खोजने लगा, हाँ मुझे स्क्रैच कहाँ लगे। मैं वैसा हो गया था, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता था। कुत्ता वाला ही। और वो कुत्तों मतलब ये हुआ है लिटरली कि एक कुत्ता नहीं, एक दूसरा कुत्ता आकर लेटेगा तुम्हारे इधर, तो मेरा हार्ट बीट आप चेक करते ना तभी। लेकिन आमिर सर इतने कंफर्टेबल थे डॉग्स के साथ, तो उनको देख के मैं इतना मतलब घूम जाता था मैं उस सिचुएशन में। तो वो भी एक बहुत मेमोरेबल सीन था। मेरी मॉम मुझे देखती थी कि भाई तूने ये कुत्तों के साथ कैसे बात कर ली यार। तो वो एक था, अब नहीं डरता मैं कुत्तों से। वैसे तो पूरी फिल्म ही मेमोरेबल है एंड इट्स वन ऑफ द कल्ट क्लासिक्स। मैंने एक ट्रिविया पढ़ा है, आप बताओ कितना सच है, कि जो आपके फादर ही इज़ अ बिजनेसमैन, बट एक टाइम पे वो भी एक्टिंग परस्यू करना चाहते थे। ही हैड ऑडिशनड फॉर चाणक्य। यस, नॉट ऑडिशन, ही वाज अच्छा। चाणक्य। अच्छा, ही प्लेड द रोल। यस, द यंगर चाणक्य। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक्टिंग नहीं की। ये भी एक बहुत कूल कहानी है एक्चुअली, अगर आपको सुननी हो तो। मुझे ये पता नहीं था कि मेरे डैड एक्टर थे। तो मैंने फिल्म शूट की, और मेरी दूसरी फिल्म की शूट शुरू हो रही थी बम बम बोले प्रियदर्शन सर के साथ। और उसके पहले मेरे पिताजी मुझे लेकर जाते हैं मेरी दादी के घर, और वहाँ पर ऐसा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, एक बक्सा खुलता है और उसमें अलग अलग न्यूज़पेपर के ये कसेट, ट्रॉफियाँ, मेडल। मैं बोला ये क्या है, ये मेरा तो नहीं है। तो उन्होंने बोला बेटा बैठ, मेरा है। और उन्होंने मुझे समझाया कि वो एक थिएटर आर्टिस्ट थे। लॉट ऑफ द थिएटर पीपल नो हिम टुडे। जेडी मजेठिया जी हैं, जो भी है, मतलब दे नो माय डैड। मतलब मैं जब जाता था मुझे मेरे डैड के बारे में पूछते थे, तो मैं बोलता था यार
समझा नहीं मैं ये क्या हो रहा है। फिर वो पूरा मेरे लिए सर्कल कंप्लीट हुआ एंड ही वाज चाणक्य, ही वाज प्लेइंग द यंग चाणक्य जिन्होंने मुंडन कराया था। वो बहुत ही कूल कहानी है वहाँ पर कि उन्होंने सच में मुंडन कराया था अच्छा उनके बाल के लिए, या फॉर दैट कैरेक्टर कमिटमेंट उस टाइम पे। तो मुझे अच्छा भी लगा कि मेरे ब्लड लाइन में भी एक्टिंग का Acting है। है। यस, एंड बहुत होपफुली जो भी उनके ड्रीम्स है जो भी है मैं आगे बढ़ा पाऊँ। डेफिनेटली। बट आज आप अपने, ऐसा कभी हुआ कि अपने पुराने काम को देख के असेस करते हो कि हाँ ये अच्छा एक्टर है, ये खराब एक्टिंग, यहाँ पे खराब एक्टिंग की है? मैं मेरा पुराना हाँ। हर काम देखकर मैं ये कहूँ, इसीलिए कभी कभी तो बंद कर देता हूँ क्योंकि मैं ओवर क्रिटिकल हो जाता हूँ और मैं एंग्री हो जाता हूँ अपने आप को देखकर कि ये मैंने क्यों नहीं किया। इनफैक्ट काम की बात भी छोड़ो, मैंने डांस रियलिटी शो भी किया था ना। Right, मैं right. आज तक मैं डांसर रहा हूँ। डांसिंग मेरा सेकंड प्यार, कभी कभी पहला प्यार भी रहा है। मजाक भी नहीं कर रहा मैं इसमें, मैं कितना मजाक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब भी वो झलक दिखला जा देखता हूँ ना, मुझे बहुत सैड हो जाता हूँ कि यार मैंने अपना बेस्ट यहाँ पर नहीं दिया। शायद पता नहीं मैं कौन सी मस्ती में था उस टाइम पे, शायद लगा होगा कि अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन आज मैं सोचता हूँ यार मैं और कर सकता था, और कर सकता था। तो मैं ओवर क्रिटिकल हो जाता हूँ, मेरे को आई डोंट लाइक इट। बट अभी आप डांसिंग परस्यू कर रहे हो क्योंकि आपने झलक हाँ दिखलाजा जी, में आप कर रहे हो? मतलब मैंने आज ही सुबह मेरे एक डांस सर से बात की है कि मैं अच्छा। फिर से मेरा डांस शुरू। मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है हो जा मुक्त, हाँ जिसमें मेरा किरदार एक लड़के का है जो मेंटल हेल्थ उसकी पूरी तबाह हो चुकी है, अच्छा और वो रहा है उसके कॉलेज का या स्कूल का नंबर 1 डांसर। लेकिन वो डांस, वो फिक्स वाला डांस नहीं करता है, वो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांस, बैले वगैरह करता है। वो तो मैंने उस फिल्म के लिए 1.5 महीने बैले सीखा, पूरा 6 पैक लाया, मैंने भी मुंडन कराया। एंड 2021 की बात है, जस्ट पैंडेमिक हो रहा था, तो मेरे अंदर की पूरी आर्टिस्टिक भूख, मैं थिएटर बहुत कर रहा था, तो थिएटर रुक गया मेरा। सारी इंडस्ट्री रिकवर हो गई, थिएटर इंडस्ट्री ही अकेली एक ऐसा बोलेंगे कि नहीं हुई जितनी रिकवर होनी चाहिए थी। तो मेरे एक्सप्रेसिंग मेरा जो पूरा अंदर था, तो इस फिल्म के थ्रू मेरे पास वो मौका मिला था कि स्प्लिट करना है, एरियल स्प्लिट करना है, बाल कटाने हैं, स्टंट करना है, एक्शन करना है, ये वो। तो मैंने कहा चलो कर लेंगे भाई। तो वो फिल्म में मैंने डांस फिर से रिकनेक्ट किया, फिर से दूसरा लॉकडाउन आ गया, फिर से अटक गया। लेकिन अभी आज की ही बात है, जब मैंने मेरे सर से बात की, उसी फिल्म के जो मेरे कोरियोग्राफर सर थे, रेशमा और नीरज, तो मैंने उनसे बात की और मैंने बोला चलो शुरू करते फिर से यार, मुझे करना है डांस। यार बैले मुझे वन ऑफ द टफेस्ट डांस फॉर्म लगता है। सारे टफ है। हाँ मैं आपको बैले ऐसे, आप कभी ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पर पोस्चर, कैसे आप बैठते हो, Right. कैसे आपका, मुझे ये पता नहीं था आप सही तरीके से बैठ नहीं रहे हो, आपका टेल बोन अलाइन होना चाहिए, इतना टेक्निकल। और हमारे भारत के भी अगर आप देखोगे, हमारे जो क्लासिकल भरतनाट्यम है, ये सब ऑल पोस्चर। राइट। आप आपकी लाइफ में आपको परफॉर्मर डांसर नहीं बनना हो, बट आप एक डांस फॉर्म सीख जाओगे, आपको पता चलेगा आपको कैसे चलना है, आप में ग्रेस होगा। सो इट्स नॉट जस्ट बैले, इट इज ऑल इन। मुझे तो इनफैक्ट हमारे जो क्लासिकल फॉर्म्स है वो काफी ज्यादा टेस्टिंग और मेंटली डिफिकल्ट लगते हैं। बैले तो ऑफ कोर्स, मैंने जब बैले किया तब मेरे लिए तो मतलब मेरे को ऐसा लगा मैं कोई इंटरनेशनल स्पेस में हूँ। मतलब इंडियन क्लासिकल में भी जो आपने मेंशन किया, जब मैं कॉस्ट्यूम देखता हूँ उतना हैवी और वो सब, तो फिर लगता है यार कैसे कर रहे हैं ये मैरिज। और इसमें हमारे में तो सारा डिवोशन भी आ जाता है, हाँ भगवान को लाते हैं हमारे अंदर, ये वो, तो बहुत कूल लगता है मुझे। पर दर्शक थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ मैं तारे ज़मीन पर से। उसके बाद आपने 2 और फिल्म्स की जिसका हमने बीच में मेंशन भी किया, बम बम बोले एंड ज़ोकोमोन। राइट। बम बम बोले अगेन एक जिनको नहीं पता, ईरानियन फिल्म पे बेस्ड है, चिल्ड्रंस ऑफ हेवन, जो कि एकेडमी नॉमिनेटेड है। ज़ोकोमोन वॉल्ट डिज्नी की फिल्म। दोनों बहुत बड़ी फिल्म्स थी, बट दोनों बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली उस वक्त। एज ए किड, नॉट एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, एज ए किड, जब आपकी फिल्म्स आती हैं, रिलीज़ होती हैं, और आपको ये सुनने को मिलता है कि अचानक आपने एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म दी है और फिर 2 फिल्म्स बैक टू बैक फ्लॉप करती हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उस वक्त? अपसेट हो गया था। समझ में आता था कि हिट फ्लॉप क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स वो तो पता ही होगा, मैं फिल्में तो बहुत देखता था, तो अपसेट तो होगा ही। सबसे पहले तो अपसेट होगा, मैं आइसक्रीम खाना है मुझे, अच्छा या मैं मुझे चॉकलेट मिल्क शेक पीना है या कुछ भी, आई विल बी अपसेट अबाउट इट। बट वहां से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है और समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या गलत हुआ, एंड मूव ऑन। तो मैं ये चीज मेरे बचपन की बहुत मिस करता हूँ कि मूव ऑन करना बहुत अच्छे से आता है, भूलना बहुत अच्छे से आता है। हम बड़े हो जाते हैं ना, भूलते नहीं, ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो सब रह जाता है। तो ये एक चीज मैं बहुत याद करता हूँ
तो उस टाइम तो मुझे याद है कि इनफैक्ट आज भी बम बम बोले के बारे में लोग बात करते हैं, लाइक जिन्होंने भी देखी उनको इट्स अ गुड बहुत फिल्म, पसंद मैंने है। भी देखी, बम बोले You मैंने like देखी it? है, हाँ जोकोमो तो नहीं मैं देखी भी है। खुश हूँ जोकोमोन के बारे में। मतलब वो तो मेन हाँ कैसा होता है कि उस टाइम पर जो चिल्ड्रन का एक चिल्ड्रंस फिल्म्स, हाँ हमारे यहाँ पे चिल्ड्रंस फिल्म्स नहीं बनती। एंड इट वाज हमारे यहाँ इंडियाज फर्स्ट सुपर चाइल्ड हीरो सुपर हीरो। या तो वो एक मोमेंट है। मतलब पहले भी अगर आप देखोगे कोई भी चिल्ड्रन फिल्म ऐसे नहीं वर्क करती है राइट फॉर राइट, सम हाँ रीजन। हाँ। मैं सोचता हूँ कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप चिल्ड्रन का सिनेमा शुरू कर सकते हो, एक ओटीटी ही शुरू कर दो चिल्ड्रन के लिए। आप अगर बच्चे आज बड़ों का कंटेंट देख के 6 साल का बच्चा ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कुछ 12-15 साल का आईफोन वगैरह लेके बैठे हैं सब, तो उस टाइम पे ऐसा लगा था कि कुछ ट्राई कर सकते हैं। बट मैं तो ऐसे बोलूंगा कि मुझे तो, मेरे लिए तो एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था ये फिल्म शूट करने का। एंड मैं सोचता हूँ कि जब भी ये फिल्म लोग देखेंगे, जब बच्चे देखेंगे उनको पसंद आएगी। सो जो करने निकले थे वो हो गया, बट यस डेफिनेटली एक मोनेटाइजिंग जो आप बात कर रहे थे, हाँ, बॉक्स ऑफिस हो गया या वही हिट वो होना हिट होना। की बात होगी, तो वो दैट डिडंट वर्क, बट उस टाइम के लिए शायद। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट या फिर एक चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में क्या कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं जो आपको लगता है? मिसकंसेप्शन तो नहीं है। मैं हाँ। एक चीज जरूर नोटिस करता हूँ कि जब एक चाइल्ड आर्टिस्ट का काम हो जाता है और जब उनका एक नाम बन जाता है, तब उनको चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। उनको ट्रीट किया जाता है कि भाई तुम अब हमारे उम्र के हो। मैं जब अच्छा। 12 साल का था मुझे सर लोग बोलते थे, तो मैं पीछे हो जाता था। मैं बोला मुझे सर मत बोलो भाई, मैं आपसे छोटा हूँ यार, मैं आपको अंकल बुला रहा हूँ, आप सर हो। कोई भी हो गया, मेरा वो मेंटल फ्रेमिंग ही ठीक नहीं था वहां पर कि यार आप मुझे क्यों सर बुला रहे हो, मुझे क्यों इतना ये चल रहा है। जैसे चाइल्ड है, मेरा फोकस है, मुझे वीडियो गेम खेलना है, मुझे कैमरा के सामने मुंह बनाना है, एंजॉय करना है, खाना खाना है, एंड दैट्स व्हाट आई वांट। अब यहाँ पर अरे कौन सा एंगल, ये वो, कौन से कपड़े, ये मतलब बच्चों को उतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। बट आप अभी उनको बताओगे तो फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसका मुझे कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि आई थिंक बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करना चाहिए। मुझे टचवुड इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स है। मेरी फिल्म जो थी, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट किया गया था, मुझे ज़्यादा एक्सपोज नहीं किया था दुनिया से, तो मैं ऑब्जर्व करता था। लेकिन तो मैं जैसे बड़ा हुआ तो मुझे वो सारी चीज़ों का मतलब पता चलने लगा था। सो वो एक है। एंड मिसकंसेप्शन पता नहीं, आई जस्ट फील के बहुत ज़्यादा माइंडफुल होने की ज़रूरत है पेरेंट्स और बच्चों को बात करने के दौर पर, कि तुम अगर सोशल मीडिया यूज़ करो तो सोशल मीडिया क्या यूज़ कर रहे हो। छोड़ नहीं देना चाहिए कि हाँ ले फ़ोन, वो आपको पता नहीं, वो क्यूरियोसिटी कहाँ लेके जाएगी आपको। आपको एक और स्टोरी बताता हूँ मैं यहाँ पर। मैं ये फिल्म के लिए, मेरे मॉम डैड ना बोलने वाले थे तारी जमीन पर जी। मेरी मॉम हाँ कह रही थी, मेरे डैड ने बोला था यार पढ़ाई वढ़ाई पे हमको स्कोप नहीं करना। एब्सोल्युटली अग्री विथ माय डैड इन दिस। ही वाज आल्सो वांटिंग, मतलब कोई भी फादर होगा वो बोलेगा कि यार फिल्म है यार कर लेते हैं, आमिर सर के साथ फिल्म मिली कर लेंगे, लेकिन उनका माइंड में ये था कि पढ़ाई अफेक्ट होने वाली है इसकी। तो हम मेरे स्कूल के प्रिंसिपल के पास गए थे और मैं ऐसे खड़ा था, ऐसे पनिश स्टूडेंट जैसे होता ना, और मेरे प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को समझाया उस टाइम कि उल्टा ही गेम हो गया। प्रिंसिपल समझा एंड प्रिंसिपल मैम, मिस किरण बजाज नाम था उनका, और उन्होंने बताया कि क्यों नहीं, 4th कक्षा में आपका बच्चा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, और एकेडमिक्स कंपलसरी नहीं है, मौका मिला है, टाइम है, यूज कर लो, चल गया तो मजा आ जाएगा आपको। तो मेरे मॉम डैड एक दूसरे को देख रहे हैं, मैं प्रिंसिपल मैम को देख रहा हूँ, सीधे उनके पैर पे पड़ा था। मैं आज तक, मैं जब भी उनको मिलता हूँ ना, मेरे मैम को, मैं हमेशा उनके फीट टच करता हूँ। वो पक चुके हैं मुझसे, वो बोलते हैं एक और बार फीट टच करना है तुझे। सो एंड उन्होंने आज तक मेरे हर एक प्रोजेक्ट, मेरा खुद का प्ले भी जो प्रोड्यूस और राइट और डायरेक्ट किया था, उसमें भी वो फर्स्ट उसमें वो आएंगे, मैं उनको इन्वाइट करने जाऊंगा, शी विल कम विद हर फ्रेंड और जो भी, और उनका ब्लेसिंग्स देंगे। मैं एक्चुअली महारानी की बात करना चाहता था कि अब जैसे महारानी की बात करूँ तो 4th सीज़न में आप आते हो, एंड महारानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर OTT शोज़, जिसको मैं सोनी का फ्लैगशिप शो भी बोल दूँ तो चलेगा। बट जब आप एक ऐसे शो में आते हो जो 3 सीज़न सक्सेसफुल रहा है, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनके लिए ही शायद 4था सीज़न देख रहे हैं, उस भीड़ में जाके अपनी एक अलग पहचान बनाना, क्या वो प्रेशर रहता है कि यार कोई प्रेशर नहीं था। एक यहाँ पर ऐसा हुआ था क्योंकि ये पटना बिहार, ये सारी एक एक्सेंट होती है, इसका एक मिट्टी होती है, और मैंने कहा
ये सारे एक्टर, मैं पैदा नहीं हुआ था इससे पहले से एक्टिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। और पूरी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस हुए। मेरा पहला प्ले भी जो मैंने किया था उसमें दलीप ताहिल सर, अनंत महादेवन जी, ये लोग सब 35 साल से एक उन्होंने कोई शो बताया जिनके उनके कुछ 1200-1500 शो हो चुके हैं। मैंने बोला इतने शो होते भी हैं मतलब। तो मेरी सिचुएशन ऐसी हुई है। सुभाष कपूर सर और पुनीत प्रकाश जी जो भी है, दोनों ने मिलकर मुझे समझाया था कि दर्शील तू सोच मत, तू बस रिएक्ट कर जो तेरे आसपास हो रहा है एंड वी विल गाइड यू। जितना सोचेगा ना उतना प्रॉब्लम में चला जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर ही उस तरीके से लिखा गया तुम्हारा। और जितना तुम अनजान हो इस दुनिया से उतना वर्क करेगा, राइट। क्योंकि तुमको ये दुनिया पसंद है ही नहीं। तो मेरा कैरेक्टर वही था कि जिसे इससे दूर रहना है, तो उसको पता नहीं है, वो अनजान है, वो सोच रहा है, वो नहीं समझ रहा है, उसको प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब करनी है, उसकी अपनी पहचान बनानी है जो भी है, बट वो खींचा जा रहा है इस दुनिया में अपने खिलाफ। तो कैसे होगा? तो वो बहुत ज्यादा गॉडफादर में कॉर्लियोनी, यही मैं सोचता हूँ कि आपका जो कैरेक्टर है आपको आपके अगेंस्ट जा रहा है और फिर जाके आप कैसे अपना दिमाग लगाते हो कि कैसे होगा। तो होपिंग फॉर द बेस्ट। अभी आगे वो भी रेमिनेंस था रणबीर कपूर इन राजनीति। यस। बट वही है कि वो आई थिंक जो आपका कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं ऑडियंस का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हाँ, जिसको पॉलिटिक्स नहीं पसंद है ना उसमें जानता है कुछ और वो कैसे कैसे लीन हो रहा है उसके बारे में। बट अभी आप थिएटर की बात कर रहे हो तो मैं उधर थोड़ा जाना चाहता हूँ कि आपने बीच में ब्रेक लिया पढ़ाई के लिए, आप कॉलेज गए, उस वक्त आप कंप्लीटली एक्टिंग से दूर थे या उस वक्त थिएटर कर रहे थे जब आप कॉलेज में थे? मैंने जो थिएटर में ब्रेक लिया था, मैंने एक्टिंग सीखने के बहाने का ब्रेक लिया था, लेकिन असल में ये थी रियलिटी। मैंने अपने डैड को बता दिया है कि मुझे कॉलेज की स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करनी थी। अच्छा। स्कूल में एंजॉय नहीं कर पाया था मैं, बिकॉज शूट था, ये था वो था, एंड ऑल्सो मेरा रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हो गए थे। कॉलेज में थोड़ा बड़ा भी हो गया था, तो आई कुड थोड़ा मैं फ्री हो गया था। ट्रेन में मैं ट्रैवल कर सकता था। मैं फंस जाता था, लेकिन आई यूज्ड टू बी एबल टू डू दैट। तो उस दौरान मैं एंजॉय किया, पॉकेट मनी शुरू हो गई थी एंड सोशल लाइफ शुरू हो गई थी एंड बहुत फ्रीडम मिल गई थी लाइफ में। मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड। एंड उसके बाद अननोइंगली थिएटर किसी एक्स्ट्रा करिकुलर कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था। मल्हार था आई थिंक, जेवियर कॉलेज में जो होता है, उसमें मैंने हिस्सा लिया था। और उसमें नुक्कड़ नाटक जो तुम्हारे बिना स्टेज का जो आई थिंक होता है, आई थिंक, तो उसमें उन्होंने मुझे हिस्सा दिया था। एंड तब उस प्ले के टाइम पर मेरे कैरेक्टर का ऐसा था कि एक सीनियर वुमन मुझे चाटा मारती है। तो हमने पूरा रिहर्सल ऐसे किया था कि चाटा रिहर्स करेंगे, पता नहीं क्या हो गया परफॉर्मेंस के टाइम पे उस इंसान को, तो उन्होंने सच का चाटा झाड़ दिया। एंड तब दो चीज हुई। एक चीज हुई कि मैं सदमे में था सबसे पहले कि मुझे चाटा पड़ गया। दूसरा, ऑडियंस रिएक्शन इतना रियल था उस टाइम पर, दे वर ऑल लाइक ओ। अब उनके भी माइंड में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है, बट रिएक्शन आया और उसके थ्रू मुझे पता चल गया कि भाई ये थिएटर है। लाइव रिएक्शन एक्टर के सामने, आप फिल्म कर रहे हो, आप सोचो आपको पता ही नहीं ऑडियंस क्या रिएक्ट कर रही है आपकी फिल्म। अभी क्या इतनी बड़ी फिल्म कौन सी आई थी, धुरंधर, जो सब देख रहे हैं, लोग क्लैप कर रहे हैं। अब सोचो आप ऑडियंस में बैठे हो एज एक्टर और आप सब एंजॉय करो। सोचो आप वो लाइव बना रहे हो, हाउ एक्टर को क्या फील होता होगा। तो वो मेरी शुरुआत थी 2013 में मैंने किया था। एंड 13, 14, 15 मैंने कॉलेज में किया जितना हो सके उतना। और फिर 2016 में मैंने मेरे मॉम डैड से बात की थी कि मैं थिएटर एज अ फॉर्मल ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। अच्छा। फॉर माई एक्टिंग, मेरे को कोई फिल्म स्कूल, एक्टिंग स्कूल नहीं करनी थी, वर्कशॉप वगैरह नहीं करना था मुझे। तो उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं कुछ। फ़ोन आता है सामने से, NCPA आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्शन एक प्ले बना रहा है, कैन आई हेल्प यू, आप आ जाओ। आनंद महादेवन जी है, दलीप ताहिल सर है, ये है वो है, जॉयसन गुप्ता थे, भावना पानी मैम थी, ये लेजेंड्स थे ये सब थिएटर के। तो मैं बोला चलो करते हैं। एंड तब से फिर लाइफ ऑलमोस्ट थर्ड गियर या फोर्थ गियर ही बोल सकते हो आप। मतलब मुझे भी नहीं पता कि पिछले 8 साल मेरी लाइफ के कैसे निकल गए। इसी पे मैं वो भी आना चाहता हूँ कि जो हमने शुरू में इंट्रोडक्शन किया था डायरेक्टर,
कि आपने अभी एक प्ले भी डायरेक्ट किया जिसमें एक्टिंग की है। यस, एक प्ले है जिसका नाम है आखिरी लोकल। हाँ। हमने उसका अभी 27 शो किया है और हमारे अभी तक के सारे शो हाउसफुल गए। एंड वी हैव वी डू इट, हम बहुत स्मॉल स्केल में करते हैं, 100-200 सीटर, आपका पृथ्वी थिएटर टाइप है वैसे वैसे वैसे। स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड कभी कभी आर्मी के लिए भी हमने किया है, बोर्डिंग स्कूल्स के लिए किया है। तो हमने मैंने जब ये प्ले मेरे पास आया था, एक कहानी ऑलरेडी लिखी गई है किसी मराठी प्ले, अच्छा। एक ऑलरेडी है, अनिकेत पाटिल और सुनील तांबट जी ने बनाया था, एक दोन अड़ीच, एक मराठी प्ले। ओके। तो उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी और उन्होंने बताया था कि एक प्ले है, तो दर्शील कुछ कर इसके बारे में। तो मैंने बोला ठीक है, बट मेरे को इसको रीराइट करना पड़ेगा, बिकॉज आज के जनरेशन, वो 20-25 साल पुराना प्ले, तो आज के जनरेशन, क्योंकि आज के जनरेशन को ना प्रीचिंग नहीं चाहिए, नहीं पीछे तो चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। हाँ। मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे ऑप्शन, हाँ तुम दिखा दो कि ठीक है मेरे पास इतने ऑप्शन है, मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या है, तो मेक इट वेरी रिलैक्स्ड एंड फनी। एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, ये वो, तो मैंने उसको एक पूरा कॉमेडी टच करके करके लिखा मेरे एक दोस्त के साथ, आर्यन देशपांडे उसमें है, एंड हम दोनों ने उस प्ले को लॉन्च किया 2022 में। एंड भाई एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक अलग बॉल गेम है ये, मुझे थोड़ा पहले एक लर्निंग आ जाना चाहिए था कि कोई आसान काम नहीं है ये। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है, एंड अभी तक ये चल रहा है। मैं और बहुत लिख रहा हूँ एक्चुअली, मैं प्ले ही नहीं, मैं और ओवरऑल कहानियाँ लिख रहा हूँ जितनी, मतलब आई डोंट राइट कि ये OTT के लिए है या ये फिल्म के लिए है ऐसा कुछ, आई एम राइटिंग इट फॉर, एक कहानी है, देखेंगे क्या शेप ले लेती है। कभी कोई कहानी बहुत लंबी हो जाती है तो यू नो इट्स मेड फॉर OTT, कभी कोई कहानी बहुत मस्त शॉर्ट की होती है तो यू नो इट्स नाइस शॉर्ट फिल्म या कुछ भी आपको जैसे भी बनाना हो। सो आई एम राइटिंग अ लॉट। आखिरी लोकल एक चीज़ है जो बाहर है अभी दुनिया में, लेकिन और बहुत सारा काम आने वाला है। लाइक आई एम गोइंग टू बी एक्टिवली फोकसिंग ऑन राइटिंग एज वेल, डायरेक्टिंग एज वेल, क्योंकि एक्टिंग का पूरा थोड़ा अच्छे से वसूल कर लिया हो ना मैंने, उसके बाद आई डेफिनेटली राइट एंड डायरेक्ट। डायरेक्ट करना वेरी है। एक्साइटेड टू डू दैट। इस बीच में कभी इस बात का भी प्रेशर था कि यार जब आप कैमरे से दूर हो तो गिवन द कंपटीशन, गिवन एवरीथिंग कि हाँ ये इंडस्ट्री बहुत लाइमलाइट पे चलती है, तो ज़्यादा टाइम अगर कैमरे से दूर रहें तो कहीं लोग आपको भूल ना जाए, इस टाइप का कभी कोई प्रेशर था? सभी को रहता है सर, ये डर हर इंसान को रहता है, एंड एक्टर को 1000 गुना ज़्यादा रहता है। सो आप भूलने, आप रेलेवेंस इसे ही कहते हैं, रेलेवेंस, राइट। सो काम करो तो याद रखेंगे आपको लोग, सिंपल है। आपको वो डर है तो डर के लिए आप क्या कर रहे हो? आप भूत से अगर डरते हो तो आप क्या करते हो? आप मंत्र पढ़ते हो, आप कुछ तो करते हो ना। आप भूत से डर के बैठ तो नहीं जाना, तो काम करो, देखा जाएगा जो होगा। कभी कभी ऐसा हुआ है जहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था फिल्म डिसाइड करने का, आई हैड टू टेक द वर्क जो मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत सारे एड्स हुए, बहुत सारे ऐसे शॉर्ट प्रोजेक्ट्स हुए जो मैं शायद नहीं करता अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो, बट मैंने वो किया है, और मैंने उसमें भी अपनी जितनी मैं दिल मन लगन से कर सकता हूँ मैंने किया, उस डर से दूर जाने के लिए। बट अभी इस प्रोसेस में आप आगे बढ़ के एक इंटरनेशनल फिल्म करते हो जिसमें मोहित रैना और प्रिया मनी भी हैं, इस फिल्म के बारे में कुछ अगर बता सकते हो आप, क्या है ये? मैं नहीं बता सकता इस फिल्म के बारे में, लेकिन ये जो एक कहानी, मैं आपको इतना डेफिनेटली बताऊंगा कि आपको ये एक ऐसी कहानी है जिसने मेरे वो एंटेना को एक्साइट कर दिया है। एंड मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया है कभी भी मेरी लाइफ में, एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। राइट। एंड बहुत ज़्यादा दिल है इस फिल्म में, एज अ, जैसे आप तारे ज़मीन पर बोल सकते हो, लेकिन इसमें बहुत दिमाग भी उस तरीके का है कि एक हटके टच है। आप किसी को भी देखोगे, किसी दया भावना से आप देखते हो, वो आदमी अगर आपको बोल रहा है मुझे दया भावना से देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात होती है, जो एक खुदगर्जी की बात होती है ना, कि एक जो अपने पैरों पे खड़ा है, भले उसके पास पैर भी नहीं है शायद, तो उस तरीके की एक इंस्पिरेशनल कहानी है जो बहुत रियल और बहुत ग्राउंडेड है, बहुत रियल कहानी है। तो मुझे वो देखकर वो इमोशन के साथ कनेक्ट करने का बड़ा मजा आया। मैंने एक वन लाइनर प्रेमाइज पढ़ा था, बट मैं वो बोलूँगा नहीं क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। बट हाँ, जब अभी ये फिल्म शूट हो रही है या हो गई है? हो गई, शुरू हो चुका है। अच्छा। तो जब आप एक इंटरनेशनल फिल्म करते हो उसके सेट कल्चर में और जब इंडिया में शूट कर रहे हो उसके सेट कल्चर में कुछ डिफरेंस दिखता है आपको? डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्शन हाउस कहाँ का है और कौन से लोग आ रहे हैं। इंडिया में भी आप देखोगे तो नॉर्थ साउथ का फर्क होता है, हर जगह पर डिफरेंस होता ही है। मेन जैसे मैंने आपको बताया कि कौन अपना काम लाइक फिल्म के लिए कर रहा है और कौन टाइम पास के लिए बैठा है। डेफिनेटली आपने जैसे हॉलीवुड, अपने जैसे इंटरनेशनल की बात की, तो वहाँ पर वर्क स्टाइल अलग है, टाइमिंग्स अलग हैं। वहाँ पर वो लोग कम टेक्स में जितना ज़्यादा काम निकलवाना चाहते हैं वैसे निकालते हैं। दे आर वेरी 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 स्ट्रिक्ट। हमारे यहाँ थोड़ा
रिलैक्सेशन है, हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, हम एंजॉय करते हैं, आई प्रेफर दिस कि हम थोड़ा आराम से करें। वहाँ पे भाई इट्स अ मिलिट्री लेवल दिस थिंग विच इज़ ग्रेट। मेरे एज अ एक्टर इट्स एक्सपीरियंस फॉर मी। मुझे एक बहुत जो स्टार्किंग डिफरेंस लगता है वो लगता है एक्टिंग में कि फॉरेन फिल्म में देखता हूँ तो जो वन लाइन भी डायलॉग देने आते हैं उनका भी लगता है कि नहीं वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने उसके पहले मन में ही 1000 टेक दे बहुत दिए कर ना। गया, हाँ। वो आप आज जो हॉलीवुड फिल्म देखते हो आप, जो हाँ। भी, वो ज्यादा से 2-3 टेक में हो जाती हो है, और जाता है। कभी कभी 50-60 टेक में जाता है। कभी कभी कोई डायरेक्टर जानबूझ के 2-2 3-3 दिन तक एक एक शॉट करा रहा है ताकि वो आदमी थक जाए और वो थकान में वो शॉट दे। उनका कुछ अलग ही कुछ गेम चलता थॉट होता है। प्रोसेस है। बट दैट्स ग्रेट टू एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने इसके पहले मिडनाइट चिल्ड्रन भी की थी, मिडनाइट जो चिल्ड्रन कि की थी, एक राइट। इंटरनेशनल प्रोडक्शन रही है। यस। सो दैट वाज अ सेम सिमिलर एक्सपीरियंस फॉर मी। दर्शन, मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। एक आर्टिकल पढ़ा मैंने जिसमें आपने ये मेंशन किया कि शायद आपसे पूछा गया था कि आपने आमिर खान से फिर बात की कभी काम के लिए, और आपने कहा कि नहीं, यू वांट टू गेट रोल्स बेस्ड ऑन ऑडिशन, नॉट जस्ट आस्किंग कि हाँ काम के लिए। बट जहाँ इंडस्ट्री बहुत हद तक नेटवर्किंग और कनेक्शंस पे भी चलती है, डू यू फील लाइक दैट इज़ अ राइट कॉल टू मेक, या फिर नहीं, मैं उस टाइम पे मैंने जो बताया था, जिस तरीके हाँ। से मैंने बात की थी, वो ये था कि मैं फेवर, अनडिजर्विंग फेवर नहीं लेना चाहता हूँ किसी का। दैट इज द वो अनडिजर्विंग फेवर, मतलब वो कभी इसका हिंदी नहीं पता मुझे जिस तरीके से। लेकिन मैं ये मानता हूँ हमेशा कि डेफिनेटली कांटेक्ट बहुत मायने रखता है, बट मैं उस लेवल पर पहुंचूं कि मैं वो कांटेक्ट यूज कर पाऊँ ना। आप में अगर वो क्षमता ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है, तो वो कांटेक्ट फेवर ही बन जाएगा फिर कि हाँ मैं घर पे बैठा हूँ, काम नहीं है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर माई लाइफ, आई वॉन्ट टू लाइक अर्न दैट। और फिर जब काम कर लिया है, जब चल रहा है, तभी फिर जाकर एक अगर एक ट्रेलर या एक कुछ भेजा है कि सर देखो ये मैंने काम किया है, व्हाट डू यू थिंक, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड इट ऑर्गेनिकली। ये जो फेवर वाली चीज़ है, मैं कभी नहीं मान पाया हूँ कि यार वो कर लो। कभी कभी चल भी जाता है यार, वैसे भी देखा है मैंने, कभी कभी कोई ऐसे अंधेरे में तीर मार देते हैं, वो लक लेके आते हैं अच्छा वाला। सो मैं थिंक ये इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन, आप जो एक तरह से बोल रहे हो कि हाँ खुद कहाँ स्टैंड करते हो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका काम इतना है कि आप सेल करके और काम ले सको, तो इट्स वर्थ आस्किंग फॉर, अदरवाइज इट्स नॉट। आप आए, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। सो ग्रेट फन, थैंक यू। हाय, मैं हूं दर्शील सफारी और मैं यहाँ पर नितिन के साथ आया था डिजिटल कमेंट्री में। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। एंड लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू।